चलो देखो, पहले का क्या आंसर आएगा? ठीक है, जब कस्टमर एक फिक्स अमाउंट क्वार्टरली, मंथली या ईयरली पे करता है सर्विस के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है? सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, सॉरी बी मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, इसका जब ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल विशेष रूप से ऑनलाइन प्रोडक्ट्स या सर्विस बेचने में स्पेशलाइज करता है, तो उसको बोला जाता है ऑनलाइन डायरेक्ट मार्केटिंग। ये क्या कॉन्सेप्ट है कि हम डायरेक्टली कोई बिजनेस फर्म अपने कस्टमर को सीधा बिना किसी मिडल मैन के या बिना किसी वेबसाइट के सीधा माल बेच रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ईमेल पे कोई लिंक आया, मैसेज आया कि आपको अगर ये प्रोडक्ट करना है तो इस लिंक पे क्लिक करो। जैसे हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली उसको क्या कर लेंगे? बाय कर लेंगे। हमें किसी Amazon, फ्लिपकार्ट किसी साइट पे नहीं जाना ना, तो उसको बोलते हैं ऑनलाइन डायरेक्ट मार्केटिंग। तीसरे का ये अपने टर्म पढ़ी थी, सी, ड्रॉप शिपिंग। एक रिटेल फुलफिलमेंट अप्रोच है जिसमें शॉप अपने प्रोडक्ट्स को स्टॉक नहीं रखता, ड्रॉप शिपिंग। डी का, चौथे का, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के विकास की शुरुआत में जिस आइडियल मार्केट की कल्पना की गई थी उसको बोलते हैं बैटरेंड मार्केट। ये मार्केट क्या है? आपको प्राइस के बेसिस पर, जिसका यानी कंपनीज प्राइस के बेसिस पे आपस में भिड़ती है। कम कम प्राइस करना है, 15 रुपए, दूसरा कह रहा है 12 रुपए, तीसरा कह रहा है 10 रुपए। क्वालिटी मैटर नहीं करती, क्या मैटर करता है? उसका प्राइस मैटर करता है। वो जो मार्केट होता है उसको कौन सा बोलते हैं? बैटरेंड मार्केट। तो जब ई कॉमर्स की शुरुआत हुई थी तो जो सबसे पहले मार्केट का सोचा था वो कौन सा था? बैटरेंड मार्केट। ये मैंने काफी जगह क्वेश्चन देखा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक है, एक इसी में एक टर्म है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखो समझते हैं EOQ। मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं और मेरी रोज की सेल है 100 प्रोडक्ट की। ठीक है, तो अगर मैं 10 प्रोडक्ट सामने वाले से मंगवाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है ना, मेरे को बार बार मंगवाने पड़ेंगे। अगर मैं 2 लाख एक साथ मंगवा के बैठ जाऊंगा तो मेरा स्टॉक बहुत देर तक पड़ा रहेगा, बिक तो सो ही रहे है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ओ ऑर्डर है, क्यू क्वांटिटी है, मतलब और किसी ऑर्डर की क्वांटिटी दे रहे हैं। आगे एक शब्द और जुड़ा है, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब है हम अपने ऑर्डर को ऐसी क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे, आइटम को ऐसी क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे जिससे ना तो मेरा प्रोडक्ट ओवर स्टॉक हो, ना ही मेरा प्रोडक्ट अंडर स्टॉक हो। समझ रहे हो? हम अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी को ऐसे ऑर्डर करना है जिससे ना तो मेरा प्रोडक्ट ओवर स्टॉक हो, ना ही मेरा प्रोडक्ट अंडर स्टॉक हो। इसको बोला जाता है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें एक लाइन लिख लो, EOQ वो आइडियल क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी होती है, EOQ वो आइडियल क्वांटिटी होती है जो कंपनी एक बार में ऑर्डर करती है, जो कंपनी एक बार में ऑर्डर करती है जिससे अंडर स्टॉक और ओवर स्टॉक ना हो। जिससे अंडर स्टॉक और ओवर स्टॉक ना हो। ये जो टर्म है इसको बोलते हैं EOQ। ठीक है, ओके, एक और टर्म लिखेंगे,
वेंचर कैपिटल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन है, ई कॉमर्स के विकास की शुरुआत में, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स के शुरुआती वर्षों में फाइनेंस का प्राइमरी सोर्स क्या था? तो उसका आंसर है वेंचर कैपिटल फंड। क्या मतलब है इनका? हम किसी कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हैं, बदले में उस कंपनी का शेयर ले लेते हैं कि मैं इतना पैसा लगाऊंगा, तेरी कंपनी में इतना प्रॉफिट होगा, उतना मेरा होगा, जिसको इक्विटी बोलते हो आप। जनरल टर्म में क्या बोलते हैं? इक्विटी बोलते हैं, कि हम अपने किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं और बदले में उसका क्या ले लेते हैं? इक्विटी ले लेते हैं। जब मैं सिंपल वर्ड में बोलूं, शेयर ले लेते हैं। तो वेंचर कैपिटल फंड्स क्या है? ऐसा मार्केट यहां कंपनीज दूसरी कंपनीज में कैपिटल इन्वेस्ट करता है और उसके एवज में कंपनी में शेयरिंग लेता है, कंपनी में शेयरिंग लेता है। उस फंड को क्या बोलते हैं? वेंचर कैपिटल फंड्स। ठीक है, क्या चीज? शुरुआत में फाइनेंसिंग के लिए क्या टर्म यूज होते हैं? मतलब फाइनेंस कैसे होता था, कंपनी कैसे अपना पैसा करती थी? एक तो तरीका है कि हम बैंक से लोन ले रहे हैं, आपकी कंपनी चले नहीं चले, एक टाइम के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसमें क्या है, मैंने तेरी कंपनी में फंडिंग कर दी, अब तेरी कंपनी चलेगी, उसमें जो प्रॉफिट होगा तो मेरा हिस्सा होगा, तेरी कंपनी नहीं चलेगी तो तू फ्री है। समझ रहे ना? तो वो डिपेंड है, जैसे मैं कह रहा हूँ शार्क टैंक में यही होता है प्योरली। वो आते हैं, अपने प्रोडक्ट बताते हैं, सामने वाले उनको क्या करते हैं? इक्विटी ऑफर करते हैं कि हम आपकी कंपनी में 5 करोड़ रुपया लगा देंगे, बदले में 4% हमारा होगा आपकी कंपनी में। तो वो जो चीज है वो कौन सा है? कैपिटल फंड्स। ओके, एक और टर्म पढ़ते हैं। हाँ, शेयर मार्केट ही है। स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप, एक और टर्म है स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप। B2B बिजनेस में दो कंपनीज लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाती है उसे स्ट्रैटेजी रिलेशनशिप कहा जाता है। जैसे फ्लिपकार्ट एंड ई कार्ट, ई कार्ट उसका क्या है? लॉजिस्टिक्स संभालती है ना फ्लिपकार्ट का। तो ये दोनों B2B कंपनीज है, ये अपने आपस में एक दूसरे के साथ काम कर रही है, कोई 2 दिन 4 दिन के लिए तो कर नहीं रही।
बहुत सारी, ठीक है, तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर रही है, काम कर रही है, ताकि बेनिफिशियल हो जाए के लिए, ताकि दोनों को बेनिफिट मिल सके, ताकि दोनों को बेनिफिट मिल सके, ताकि दोनों को बेनिफिट मिल सके। ठीक है, ठीक है, पहले हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ड्रॉप शिपिंग हमने टर्म ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, वेट्रेन मार्केट क्या होता है, यहां पर प्राइस के लिए लड़ाई होती है, क्वालिटी के लिए लड़ाई नहीं होती। जिसका प्राइस कम है वो दो अलग अलग वेबसाइट पे प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, हम ज्यादा उसको चूज करते हैं जिसका प्राइस क्या होता है, कम होता है ना। तो वो जो मार्केट होता है वो कौन सा था, वेट्रेन मार्केट था। वेंचर कैपिटल फर्म्स, ईओक्यू, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, ठीक है, ये अलग अलग टर्म्स है जो हम इसमें यूज करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। लिखो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम या फिर ई पेमेंट, ई पेमेंट। इंटरनेट की हेल्प से पेमेंट करना, इंटरनेट की हेल्प से पेमेंट करना क्या कहलाता है, ई पेमेंट सिस्टम कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, देखो इसके जो जो टाइप्स होते हैं, पहला क्रेडिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड में हमारी तरफ से कौन पे करता है, बैंक या कंपनी पे करती है, और एक फिक्स टाइम के बाद हमें उस पेमेंट को क्या करना होता है, रीपेमेंट करना होता है। तो इस पे क्वेश्चंस कई बार देखे हैं कि पेमेंट का वो तरीका जिसमें बैंक या दूसरी फर्म आपके बिहाफ पर पेमेंट करती है, वो कौन सा होता है, आंसर क्या है, क्रेडिट कार्ड है। देखा है सबने क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं क्रेडिट कार्ड बैंक या कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, क्रेडिट कार्ड में बैंक द्वारा कस्टमर के बिहाफ पर पेमेंट किया जाता है, द्वारा कस्टमर के बिहाफ पे पेमेंट किया जाता है, जिसे कस्टमर को एक फिक्स टाइम के बाद बैंक को देना होता है। हम स्टैटिक्स नहीं पढ़ रहे, स्टैटिक्स रोज चेंज होते हैं। आज इतना परसेंट क्रेडिट कार्ड का है,
ठीक है, स्टेटस तो चांदी की तरह हो गया, रोज बदल रही है। ठीक है, सेकंड वन इज डेबिट कार्ड। ठीक है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में एक ही अंतर है, इसमें हम क्रेडिट पे जी रहे हैं, बैंक के क्रेडिट पे। डेबिट कार्ड में हम सिर्फ उसी सिनेरियो में पेमेंट कर सकते हैं जब मेरे खाते में ऑलरेडी पैसे हो, अदरवाइज हम डेबिट कार्ड का यूज नहीं कर सकते। ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप का कार्ड होता है, ठीक है, जो बैंक द्वारा दिया जाता है। तो डेबिट कार्ड में भी सेम सिस्टम है, लेकिन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या चेंज है? डेबिट कार्ड में कार्ड से पेमेंट करने के लिए बैंक आपके अकाउंट में फंड्स होना कंपलसरी है। ठीक है, सब में है। अब आगे सारी टर्म्स बहुत बड़ी है, वीजा है, मास्टर कार्ड है, वो डेबिट कार्ड भी बनाते हैं, क्रेडिट कार्ड भी बनाते हैं, सब बनाते हैं। थर्ड वन इज स्मार्ट कार्ड। ठीक है, आजकल डेबिट कार्ड कम आते हैं, डेबिट कम, स्मार्ट कार्ड ज्यादा आते हैं। डेबिट कार्ड में कुछ नीचे एक ब्लैक पट्टी होती थी, जो एटीएम कार्ड अगर आपने देखा हो तो जब हम वो इंसर्ट करते हैं तो एक ब्लैक पट्टी होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो उसको रीड करते हैं, जिसमें आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन, आजकल वो चिप सी लगी हुई आने लगी। वो जो चिप है वो क्या है? स्मार्ट कार्ड है। तो आजकल डेबिट कम स्मार्ट कार्ड आने लग गए, जहां पे वो आप किसी मशीन के ऊपर रखते हो, वो उसको रीड कर लेता है, आपकी इंफॉर्मेशन क्या कर लेता है? स्कैन कर लेता है। तो अभी जो आपके पास अगर डेबिट कार्ड हो तो उसके ऊपर देखना, एक जैसे सिम में आती है ना गोल्ड कलर की, गोल्ड ऑब्वियसली, ठीक है, तो वैसी ही आने लगी ना। हाँ, सब स्मार्ट। लाइसेंस पे नहीं आ रही यार, नहीं आती लाइसेंस पे, नहीं है यार। इधर इधर इसमें है, इसमें चिप लगी हुई है, लाइसेंस में नहीं है यार। मेरे पास एकदम ये रहा, रुको, हाँ लाइसेंस में भी है, लाइसेंस में भी है। ठीक है, मैं पहले क्या देख रहा था, इलेक्शन कार्ड में नहीं थी, लाइसेंस में है, चिप लगी हुई। ठीक है, और डेबिट कार्ड में है, चिप लगी हुई। ठीक है, यहां पे दो चीजें दिखाई दे रही है, एक एसबीआई, ये कार्ड एसबीआई का है, लेकिन इसका मर्चेंट कौन है? किसकी है? मास्टर कार्ड है क्या? मास्टर कार्ड है ना। ऐसे हम देखते हैं वीजा, मास्टर कार्ड, एक तो ऊपर बैंक है एसबीआई, एसबीआई ने तो मेरे को ये जारी की है, लेकिन इसका पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर कौन है? मास्टर कार्ड है। ऐसे हमें वीजा मिल जाता है, पहले मेरा पुराना एसबीआई का नहीं है, उसका कौन था? वीजा था। तो स्मार्ट कार्ड तीसरा तरीका है मेरे पास जिससे मैं पेमेंट कर सकता हूं। देखो ये सारी टर्म्स वो है जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है या देखी हुई है। तो पहला है क्रेडिट कार्ड, दूसरा है डेबिट कार्ड, तीसरा है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड, तीसरा है स्मार्ट कार्ड। ठीक है, स्मार्ट कार्ड के लिए हम बोल सकते हैं कि स्मार्ट कार्ड में माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है, कार्ड में माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी हुई होती है, प्रोसेसर चिप लगी हुई होती है। स्मार्ट कार्ड में माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है। ओके, स्मार्ट कार्ड में यूजर की इंफॉर्मेशन एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होती है। स्मार्ट कार्ड में यूजर की इंफॉर्मेशन एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होती है।
ठीक है। फोर्थ, वैलेट, ई वैलेट, ई वैलेट, ई वॉलेट। ठीक है, देखो बहुत सारी कंपनीज हमें वॉलेट की ऑप्शन दे रही है। आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी में क्या होता है, ऑप्शन होता है वॉलेट का, कि आप किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का यूज करके अपने वॉलेट में क्या कर सकते हो, पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। फिर उस जब भी आप आईआरसीटीसी में कभी टिकट बुक कराओगे तो उस वॉलेट से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। एक तरह से ये आपके यानी पर्स हो गया ना, इलेक्ट्रॉनिक पर्स हो गया, जहां पे आप अपना पेमेंट रखते हो और आप डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। अब आईआरसीटीसी का जो वॉलेट है ना, वो सिर्फ आईआरसीटीसी के लिए काम आ सकता है, दूसरों के लिए काम नहीं आ सकता। आप कहो कि आईआरसीटीसी के वॉलेट में पैसा है, मैं फ्लिपकार्ट पे कोई परचेजिंग कर लूंगा, नहीं कर पाओगे। या फ्लिपकार्ट वॉलेट में कोई पैसा है, मैं दूसरी जगह परचेज कर लूंगा, नहीं कर पाओगे। ये जितने ऑफर्स होते हैं वो ज्यादातर ऐसे ही होते हैं कि पैसा कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा, डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, पेटीएम का वॉलेट था, पेटीएम वॉलेट यूज करता है ना, उसका यूज हम मल्टीपल जगहों पे पैसे को ट्रांसफर करने के लिए कर सकते हैं। तो वॉलेट भी दो तरह के हैं, क्लोज वॉलेट और सेमी क्लोज वॉलेट। क्लोज वॉलेट वो जो सिर्फ उसी वेबसाइट पे काम में आते हैं जिस वेबसाइट ने वो दी है, लाइक आईआरसीटीसी। और सेमी क्लोज जिन वॉलेट्स का पैसा दूसरी वेबसाइट्स पे भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो कौन सी होती है, सेमी वॉलेट होती है। तो देखो ई वॉलेट क्या है, हम ही कर रहे हैं, वो उनका खुद का वैलेट ही तो है, यही तो वॉलेट है उनके खुद के, यानी वहां पे उनके पास खुद के पास चले गए। अगर आपने पेटीएम के वॉलेट में रख दिया तो वो पेटीएम के पास है। तो देखो ई वॉलेट एक प्रीपेड अकाउंट जैसा होता है, जिसमें यूजर किसी अन्य सोर्स से अमाउंट ट्रांसफर करता है। टाइप्स ऑफ ई वॉलेट, ए क्लोज वॉलेट, इस प्रकार के वॉलेट में वॉलेट सिर्फ उन ट्रांजैक्शन में यूज हो सकता है जिस कंपनी ने वॉलेट सिर्फ उस कंपनी के ट्रांजैक्शन में यूज हो सकता है, उस कंपनी के ट्रांजैक्शन में यूज हो सकता है जिस कंपनी ने वॉलेट बनाया है। एग्जाम्पल बेस्ट है आईआरसीटीसी। Second one is semi-close. Used by other companies' transactions also. Other companies' transaction also. Used by other companies' transactions also. दूसरी कंपनी के ट्रांजेक्शन्स में भी क्या हो सकती है, यूज हो सकती है। दूसरी कंपनी के ट्रांजैक्शंस में भी यूज हो सकता है।
तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, वॉलेट, एंड नेक्स्ट इज नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग बैंक द्वारा यूजर को यूजर आईडी एंड पासवर्ड दिए जाते हैं। यूजर क्रेडेंशियल्स का यूज करके डायरेक्टली बैंक अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर कर सकता है। यूजर क्रेडेंशियल्स का यूज करके डायरेक्टली बैंक अकाउंट से अमाउंट को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, ये हमने मोड बहुत बार देखा है। हम यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं, हम बैंक की साइट पे चले जाते हैं, फिर बैंक हमारे बिहाफ पे पेमेंट करता है। ठीक है, पेमेंट करके वापस कहाँ आ जाते हैं, जिसकी साइट है, मर्चेंट की साइट है, हम वापस कहाँ आ जाते हैं, उस साइट पे आ जाते हैं। तो वी हैव नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में दो तीन टर्म्स है, उसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, IMPS, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। एकदम इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। देखो आरटीजीएस बेसिकली क्या होता है, जब हम दे के आते हैं हाथों हाथ सेम टाइम पे क्या कर दिया जाता है, प्रोसेस कर दिया जाता है। नेफ्ट क्या होता है, हम दे के आते हैं, वो सेम टाइम पे प्रोसेस नहीं किया जाता, वो बैच बनाया जाता है, 10 12 15 आगे एक बैच बन गया, फिर उसको एक साथ क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम हाथों हाथ क्या करता है, पेमेंट का ट्रांसफर करता है। इन सब में अलग अलग बैंकिंग के अकॉर्डिंग अमाउंट का फर्क होता है। अगर 5 लाख से ऊपर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आरटीजीएस करना पड़ेगा। 5 लाख से नीचे वो है ना, अगर कम करना है तो आप IMPS करो या नेफ्ट करो, अगर ज्यादा करना है तो आप क्या करो, आरटीजीएस करो। और उसके हर बैंक के अपने अपने चार्जेस क्या होते हैं, अप्लाइड होते हैं। कई बैंक तो फ्री ऑफ कॉस्ट करता है, कई चार्जेस अप्लाइड करता है। तो ये एक टर्म्स है जिसपे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, आरटीजीएस, नेफ्ट, IMPS, CVV नंबर। हाँ, वो तो ऐड करने पड़ते हैं। एक डेबिट कार्ड के पीछे नंबर लिखा होता है जिसको बोलते हैं CVV नंबर। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो CVV नंबर जरूर पूछता है। वो क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, CVV नंबर की, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। QR, क्विक रिस्पॉन्स। UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।
ठीक है, इन पे चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के। ठीक है, हम स्टैटिक्स कहीं नहीं पढ़ रहे क्योंकि स्टैटिक्स रोज चेंज हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो नेट बैंकिंग, बैंक के द्वारा जो पेमेंट किया जाता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट से पेमेंट करते हो, नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हो, यूपीआई से पेमेंट करते हो। ठीक है, अब हम एक चीज और पढ़ते हैं इसी में, पेमेंट गेटवे। लिखो पेमेंट गेटवे। नेक्स्ट इज पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे समझ सो, देखो सपोज कस्टमर नहीं कहते, मर्चेंट कहते हैं। चलो, रोहित ने कोई बिजनेस का प्लान सोचा और उसने अपनी एक वेबसाइट बनाई। ओके, वेबसाइट। ठीक है, इसकी वेबसाइट पे क्या सिर्फ सीओडी ऑप्शन है, कैश ऑन डिलीवरी। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है लेकिन इसके पास हाथों हाथ पेमेंट नहीं आ रही, और कस्टमर कभी भी ऑर्डर क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। जब तक वो डिलीवरी होती है वो ऑर्डर क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो इसने सोचा कि यार कुछ ऑनलाइन वाला काम किया जाए कि हम कस्टमर से पहले पेमेंट ले लें ताकि कस्टमर बाद में मना ना करे। तो अब इसके पास विचार आया कि चलो पेमेंट करना है तो कौन सी बैंक से हो जाएगा, एसबीआई से हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एसबीआई अकेला बैंक थोड़ी ना, देयर आर लॉट्स ऑफ बैंक, आईसीआईसीआई, देन वी हैव एचडीएफसी, वी हैव बैंक ऑफ बड़ौदा, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ बैंक। अब ये एक एक बैंक के पास तो जाएगा नहीं कि हमें आपके साथ बिजनेस करना है, हमारी वेबसाइट से आपके पास आएगा, आप पेमेंट लोगे और वापस से हमें उसकी इंफॉर्मेशन दोगे कि वो पेमेंट वेरीफाइड हो गया, सक्सेसफुल हो गया या नहीं हुआ। अब ये एक एक बैंक के पास तो जाएगा ही नहीं। लोकल बैंक्स भी है, एयू फाइनेंस बैंक है, और भी राजस्थान मरुधरा बैंक है, पता नहीं कौन कौन से बैंक है, तो होल्डर तो कोई भी हो सकता है। तो इसके लिए बीच में फर्म्स होती है जिसको हम बोलते हैं पेमेंट गेटवेज। ये फर्म्स सभी बैंकर्स के साथ क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है। मोस्टली सभी बैंक्स के साथ क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है। तो आप बैंक से बात नहीं करते, आप किससे बात करते हो, पेमेंट गेटवे से बात करते हो कि हम जब भी ट्रांजैक्शन करेगा, जैसे वो यहां पे पेमेंट करेगा, पेमेंट का ऑप्शन जब आएगा और वो पेमेंट पे क्लिक करेगा तो हमारा कंट्रोल कहां चला जाएगा, गेटवे पे चला जाएगा। अब गेटवे वहां पे जानकारी लेगा, उसके डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, क्यूआर पेमेंट करनी है, कैसे नेट बैंकिंग से करना है, वो वहां पे जानकारी देगा और उस जानकारी के बेस पे वो बैंक पे जाएगा, बैंक से ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करके बैंक रिस्पॉन्स देगा गेटवे को और गेटवे रिस्पॉन्स देगा मर्चेंट की वेबसाइट को। अगर वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, नहीं होगा तो ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाएगा। तो पेमेंट गेटवे बैंक या उन कंपनीज को जो फंड ट्रांसफर करती है, जो बैंकिंग का काम करती है, उसके और कस्टमर की या मर्चेंट की वेबसाइट के बीच में क्या काम करता है, थर्ड पार्टी का काम करता है, बिचौलिया का काम करता है, मिडलमैन का काम करता है। तो पेमेंट गेटवे एक सिस्टम है जो किसके बीच में खड़ा है, मर्चेंट की वेबसाइट और बैंक्स के बीच में खड़ा है। वो पेमेंट को ऑथराइज करता है कि पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है और वापस उसका रिस्पॉन्स किसको देता है, मर्चेंट को देता है।
तो देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे गेटवे मर्चेंट और बैंक्स के बीच में, बैंक्स के बीच में मिडल मैन का काम करता है। पेमेंट गेटवे एक सॉफ्टवेयर है, एक ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर है जो पेमेंट को ऑथराइज करता है। जो पेमेंट को ऑथराइज करता है। पेमेंट गेटवे एक ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर है जो पेमेंट को ऑथराइज करता है। ठीक है, तो मिडल मैन की तरह काम करेगा। ऑब्वियसली हम अलग से कुछ भी नहीं करेंगे। अब पेमेंट गेटवे की जो भी रूल्स है, जो भी चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट गेटवे क्या करता है, चार्ज करता है। कमीशन परसेंटेज पे चार्ज कर सकता है, पर ट्रांजैक्शन चार्ज कर सकता है, किसी भी तरीके से पेमेंट गेटवे क्या कर सकता है, चार्जिंग कर सकता है। ठीक है, अब देखो पेमेंट गेटवे के टाइप्स कैसे होंगे, समझना मेरी बात। मेरे यहां पे पेमेंट पे क्लिक किया, मैं डायरेक्टली कहां शिफ्ट हो गया, पेमेंट गेटवे पे शिफ्ट हो गया। वहां पे मैं अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की डिटेल्स पास कर रहा हूं, लिख रहा हूं कि ये मेरा क्रेडिट कार्ड की डिटेल है, या ये मेरे नेट बैंकिंग की डिटेल्स है। एक तो ये तरीका हो सकता है कि मेरा जो कस्टमर है वो अपनी डिटेल्स किसको बता रहा है, पेमेंट गेटवे को बता रहा है, पहला तरीका। तो पेमेंट गेटवे के पास मेरे कस्टमर की क्या जा रही है, जानकारी जा रही है। दूसरा तरीका हो सकता है, नहीं, मेरा जो वेबसाइट वाला है वो कस्टमर की जानकारी खुद लेगा और उसको एनक्रिप्टेड फॉर्म में किसको दे देगा, पेमेंट गेटवे को देगा। जितनी जानकारी उसको सिर्फ पेमेंट करने के लिए चाहिए, बाकी जानकारी उसको नहीं देगा। तो ये थोड़ा सिक्योर्ड है उसके मुकाबले, कि जो कस्टमर की जानकारी है वो उसकी मेन वेबसाइट पे रह रही है, सारी जानकारी किसको नहीं दी जा रही, पेमेंट गेटवे को नहीं दी जा रही। तीसरा तरीका एक हो सकता है कि पेमेंट गेटवे को हम जा ही नहीं रहे, हमने पेमेंट गेटवे का क्या बनवा लिया, एपीआई बनवा लिया। एपीआई इज लाइक अ सॉफ्टवेयर। हमने पेमेंट गेटवे का सॉफ्टवेयर बनवा लिया और उस सॉफ्टवेयर को हमारे वेबसाइट के साथ ही क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब मेरी रिक्वेस्ट पेमेंट गेटवे पे नहीं जा रही, मेरी रिक्वेस्ट बैकएंड में जा रही है एपीआई के पास, और एपीआई वहां से क्या करके पेमेंट करके हमें वापस क्या दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। और चौथा हो सकता है कि हम यूज ही नहीं कर रहे, हम इसको यूज ही नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली बैंक की साइट पे जाके पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास 3 या 4 तरीके के पेमेंट गेटवे के टाइप है, उसमें लिखो पहला, बैकएंड, पहला होस्टेड गेटवे, होस्टेड गेटवे, होस्टेड पेमेंट गेटवे, होस्टेड पेमेंट गेटवे, होस्टेड पेमेंट गेटवे। पहला लिखो होस्टेड पेमेंट गेटवे। ठीक है, इसमें लिखो, इसमें मर्चेंट वेबसाइट से रिक्वेस्ट को पेमेंट गेटवे पर, पेमेंट गेटवे पर भेज देता है। यूजर अपनी क्रेडेंशियल्स
पेमेंट गेटवे पर एंटर करता है, पर एंटर करता है। पेमेंट गेटवे पे एंटर करता है। सेकंड है सेल्फ होस्टेड पेमेंट गेटवे। सेल्फ होस्टेड पेमेंट गेटवे, सेल्फ होस्टेड पेमेंट। यूजर अपने क्रेडेंशियल्स मर्चेंट की वेबसाइट पर एंटर करता है और उसके बाद रिक्वेस्ट पेमेंट गेटवे के पास जाती है। HOSTED गेटवे के पास जाती है। तीसरा है एपीआई होस्टेड, एपीआई होस्टेड कार्ड डिटेल्स है, नाम एड्रेस का तो ज्यादा नहीं है। क्यों? तो वेबसाइट पे तो वैसे हम पेमेंट तो वेबसाइट के थ्रू ही हो रही है। नहीं, वो उसकी बात सही है कि वो डिटेल नहीं लेगा, वो डायरेक्टली रिक्वेस्ट पेमेंट गेटवे पे अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के साथ पेमेंट गेटवे पे भेज दे, फिर पेमेंट गेटवे हमारे कार्ड्स की इंफॉर्मेशन ले ले, हमारी जानकारी ले ले और आगे पेमेंट करे। कार्ड की जानकारी इसमें अभी भी जा रही है लेकिन एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाती है, अभी भी जाती है लेकिन एनक्रिप्टेड फॉर्म में। तीसरा है एपीआई बेस्ड होस्टेड पेमेंट गेटवे। इसमें बैकएंड में पेमेंट गेटवे का एपीआई एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, फुल फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जोड़ दिया जाता है। इसमें बैकएंड में पेमेंट गेटवे का एपीआई प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मर्चेंट की वेबसाइट के साथ जोड़ दिया जाता है, मर्चेंट की वेबसाइट या ऐप के साथ जोड़ दिया जाता है। एनक्रिप्शन ही अब तो देखो, अब तो कुछ भी करो सब एनक्रिप्टेड फॉर्म में ही होता है, पेमेंट एनक्रिप्टेड फॉर्म में ही होती है, तो पेमेंट से ज्यादा सिक्योरिटी तो किसी में नहीं चाहिए। एंड फोर्थ लोकल बैंक इंटीग्रेशन, लोकल बैंक इंटीग्रेशन गेटवे। लोकल बैंक इंटीग्रेशन गेटवे, ठीक है। यहां हम कोई पेमेंट गेटवे का यूज नहीं कर रहे, हम बैंक के साथ डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जैसे स्कूल वाले करते हैं कि आप एसबीआई बैंक में जाके क्या कर दो, फीस जमा करा दो, है ना। हम बैंक के साथ डायरेक्टली क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, हम पेमेंट गेटवे के साथ इंटीग्रेशन नहीं कर रहे।
तो बेसिकली मेरे पास 4 टाइप है, मैं लिख नहीं रहा कुछ। पहला है होस्टेड, ठीक है, सेकंड वन है सेल्फ होस्टेड, थर्ड है एपीआई एंड फोर्थ है लोकल बैंक इंटीग्रेशन। दोनों हो सकते हैं कि आपकी साइट पे सिर्फ एसबीआई का ही ऑप्शन है, आपने एसबीआई पे क्लिक करा तो उसके नेट बैंकिंग के थ्रू आपने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, ठीक है। नहीं मैं नहीं बता रहा, नाम है, नाम है, नाम है, नाम है, ठीक है। तो जब हम पेमेंट करते हैं पेमेंट गेटवे से, तो चलो हम किसी मर्चेंट की वेबसाइट पे हैं, वहां से उसने परचेज नाउ पे क्लिक किया, परचेज नाउ पे क्लिक करा तो हम कहां चले गए, पेमेंट गेटवे पे चले गए। पेमेंट गेटवे पे जाके हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी है, हमने अपनी डिटेल्स एंटर करी। डिटेल्स एंटर करने के बाद हमारी रिक्वेस्ट कहां चली जाती है, लाइक अगर मेरे पास वीजा का कार्ड है तो रिक्वेस्ट कहां चली जाती है, वीजा पे चली जाती है। जो भी उनका मर्चेंट का होता है, पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर होता है, जो वो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, मास्टर कार्ड है तो वो मास्टर कार्ड पे चली जाती है। फिर वो उस रिक्वेस्ट को क्या करता है, उस बैंक में भेजता है जिसने उस कार्ड को इशू किया है, तो वहां से वो एसबीआई के पास चली जाती है। अगर वो एसबीआई ने इशू किया है, एसबीआई चेक करता है कि क्रेडेंशियल्स ओके है, बैलेंस ओके है, सब कुछ ओके है, तो वो पेमेंट को किस में ट्रांसफर कर देता है, मर्चेंट के खाते में ट्रांसफर कर देता है। मर्चेंट कौन है, जिसकी साइट पे जाके हमने प्रोडक्ट को परचेज किया, और रिस्पॉन्स वापस देता है एग्रीगेटर को। एग्रीगेटेड वापस रिस्पॉन्स देती है पेमेंट गेटवे को, और वो वापस रिस्पॉन्स देता है मर्चेंट को। इस तरीके से ये पूरा क्या चलता है, साइकिल चलता है पेमेंट गेटवे का। तो पेमेंट गेटवे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के टाइम पर। देखो ई कॉमर्स और एक होते हैं टर्म्स ई बिजनेस। ई कॉमर्स बहुत छोटी टर्म है ई बिजनेस के सामने। ई बिजनेस का मतलब है प्योरली सिर्फ ई कॉमर्स तो है सिर्फ खरीदना और बेचना, ई बिजनेस है उसके पीछे की सारी एक्टिविटीज को मैनेज करना। तो उसके पीछे भी तो बहुत सारी एक्टिविटीज है, मैं अपने स्टॉक मेंटेन कर रहा हूं, मैं इन्वेंट्री मेंटेन कर रहा हूं, मैं लॉजिस्टिक्स मेंटेन कर रहा हूं, मैं वेबसाइट को मेंटेन कर रहा हूं, मेरे को बहुत सारा काम करना है ना। तो ई बिजनेस बहुत बड़ी टर्म है कंपेयर टू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स को मतलब है चीजें या सर्विसों को खरीदना और बेचना, और ई बिजनेस है सिर्फ बेचना खरीदना नहीं, उसके बैकग्राउंड का जो भी काम है, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, क्वालिटी क्वांटिटी और क्वालिटी मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरर के साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट जिसको सीआरएम कहते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो सारी जो टर्म्स है वो किस में आती है, ई बिजनेस में आती है। तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है, विच वन इज बिगर, ई बिजनेस या ई कॉमर्स, या इनमें से बड़ा कौन है? तो ई बिजनेस बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू ई कॉमर्स, ठीक है। तो ई कॉमर्स में हम इतना ही पढ़ेंगे। ई कॉमर्स बेसिकली हमने कहां से स्टार्ट किया था कि ई कॉमर्स क्या होता है, चीजों को खरीदना बेचना या सर्विस को भी खरीदना या बेचना, किसमें आता है, ई कॉमर्स में आता है। फिर हमने ई कॉमर्स के टाइप पढ़े थे, B2B, B2C, C2C, C2B, मेन तो ये 4 ही थे। अब इन 4 के आगे और बहुत सारे निकला है, ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स हो गए। फिर हमने इसका स्टेप्स पढ़े थे, रीइन्वेंशन, कस्टमाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ट्रेड ऑफ पढ़ा था कि कैसे कैसे ई कॉमर्स बढ़ा। फिर हमने इससे रिलेटेड कुछ बिजनेस मॉडल्स पढ़े थे, प्योर ऑनलाइन, ब्रिक एंड क्लिक एंड ब्रिक एंड मोर्टर, है ना। एक ब्रिक और मोर्टर में पेमेंट सिस्टम है जिसका नाम है, मैंने अलग से नोट्स बनाए थे उसके,
एनएफसी, एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन, किसी ने यूज किया है क्या इसको? किसी ने यूज किया है क्या? मैंने भी नहीं किया, एक्चुअली में प्रॉब्लम यही है। ओके, एक बहुत शॉर्ट रेंज पर आपके पास कार्ड है, ये आपके पास कार्ड है, उसके बाद मशीन है, आपके उसके मशीन के ऊपर एक रखा भी नहीं है, थोड़ी ऊंचाई पे भी कार्ड है, और उससे आपने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया विदाउट कोई जानकारी, फिजिकली टच किए, रिकॉर्ड एंटर किए, हमने वो क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। बहुत सिक्योर तरीका है। क्यों? इसमें पेमेंट कितनी दूरी पे होगा? जब वो 30 से 35 सेंटीमीटर इतनी दूरी पर, इसके थोड़ी सी दूर करती वो पेमेंट नहीं होगा। और सिक्योर ब्लूटूथ तो बहुत लंबी रेंज पे होता है, 10 मीटर तक होता है। इसकी जो रेंज होती है वो 35 सेंटीमीटर होती है। हमारा स्केल आता है शायद 12 सेंटीमीटर का, 12 सेंटीमीटर का आता है या 15 का, तो बहुत छोटी रेंज पे ये काम करता है। और जैसे हम उस डिवाइस के ऊपर ले जाके ऊपर रखते हैं और हमारी क्या हो जाती है? पेमेंट हो जाती है। तो ये ब्रिक और मोर्टर जो दुकानदार होते हैं, ये वही था ना, ब्रिक और मोर्टर क्या, जो सिर्फ ऑफलाइन मोड में काम करते हैं, वो इन टेक्निक्स का यूज करते हैं पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए। पेमेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए क्यूआर कोड हुए, करते हैं ना, पेटीएम, गोलगप्पे खा लिए, पेटीएम कर दिया, ठीक है। हाँ, दूर से होता है, तो काफी दूर से हो जाता है। हाँ, लेकिन इसमें ज्यादा सिक्योरिटी है ना, जब तक एकदम आप उसके पास में नहीं जाओगे, जब तक वो पेमेंट नहीं होगा। हाँ, और वैसे तो वो डिवाइस होती है जिसमें हम स्कैन करते हैं, डेबिट कार्ड स्कैन करके भी क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं, जो हम इस पे यूज करते हैं मोस्टली पेट्रोल पंप्स पे। वो टैप कर लेगा, कार्ड को टैप करना पड़ता है। तो बहुत सारी टेक्निक्स है, ठीक है। फिर हमने कुछ टर्म्स सीखी थी जो ई कॉमर्स में यूज हो रही थी, लाइक रिटेलर क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, वर्टिकल मार्केटिंग क्या होती है, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट मॉडल्स क्या होते हैं, कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर माइल, कॉस्ट पर लीड। मैंने यूज नहीं किया ना एक्चुअली में, है ना। तो हमने कुछ टर्म्स सीखी थी, ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग, और हमने बहुत सारी क्या सीखी थी? टर्म्स सीखी थी कि कौन सी टर्म्स क्या है। आज हमने कुछ और टर्म सीखी थी, EOQ क्या है, वेंचर मार्केट क्या होती है, ठीक है। इन टर्म्स पे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन ये टर्म्स आपको ऑप्शंस में मिल जाएगी। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है और सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये टर्म्स आपको क्वेश्चंस में मिल जाएगी। कल हम इससे भी और बोरिंग टॉपिक चालू करेंगे, IT रूल्स, IT एक्ट, ठीक है, बहुत बोरिंग है, मतलब ई कॉमर्स का ही पार्ट है। IT एक्ट है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, कौन सी धारा में जेल हो जाती है, कौन सी धारा में जेल नहीं होगी, कौन सी धारा में जुर्माना लगेगा। हाँ, IT एक्ट के 2005 के जो रूल्स बने थे, सोशल यानी इंटरनेट कैसे यूज करना है, हाँ, बहुत बोरिंग है।